सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द पंडित्स लाइव मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं, मैराथन मॉक टेस्ट जो उन्होंने लगाए हैं, उसका दूसरा मॉक टेस्ट। ठीक है, और इस मॉक टेस्ट को भी मैं जैसे पहला वाला मॉक टेस्ट मैंने जिस अप्रोच से सॉल्व किया था उसी अप्रोच से सॉल्व करने वाला हूं। और मैं बस आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व इसको करना है। ठीक है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। बाकी अगर आपने पिछला वाला मॉक का सोल्यूशन नहीं देखा और आपको मॉक बहुत मुश्किल लगा था, एक बार सोल्यूशन देखो। मॉक सच में मुश्किल नहीं था। मतलब मैं नहीं जानता हूं कि मैथ्स, रीजनिंग या जीएस कितना मुश्किल था, बट इंग्लिश का सेक्शन एटलीस्ट मैं इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा, उसको मुश्किल में नहीं रखूंगा। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे। पहला आगे क्लोज टेस्ट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई, सामर्थ्य से भी बात हुई। तो जितना जो एसएससी का अभी एग्जिस्टिंग जो क्वेश्चन का वॉल्ट है, या यूं कहें कि जो क्वेश्चन की सॉर्टिंग करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की अगर कैपेबिलिटीज़ को देखा जाता है तो उन कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए इट लुक्स अनलाइकली कि एसएससी के सीजीएल के पेपर में आपका क्लोज टेस्ट या पैसेज आए। यानी कि उस सॉफ्टवेयर में अभी शायद उस तरीके की चीज़ें नहीं है कि वो वहाँ पर क्लोज टेस्ट या पैसेज पूछ पाए। अब मे बी हो सकता है कि एसएससी आने वाले कुछ टाइम में कुछ चेंजेस करके हो सकता है पूछ ले, या हो सकता है कि मैनुअली उसमें क्लोज टेस्ट या पैसेज के क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाएं। ठीक है, टेक्निकलिटीज़ में मैं ज़्यादा नहीं आऊँगा। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि ना क्लोज टेस्ट दिखे ना पैसेज दिखे, सो डोंट बी सरप्राइज। ठीक है, आपको सरप्राइज नहीं होना है और आपको समझ लेना है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसके हिसाब से आपको पेपर करना है। अच्छा, दूसरा, आपको ये भी नहीं करना है कि अगर मैंने या किसी एक्स पर्सन ने ये कह दिया कि भैया क्लोज टेस्ट और पैसेज नहीं आने वाले हैं, उसमें अपना टाइम मत लगाओ, तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लोज टेस्ट, क्योंकि क्लोज टेस्ट पक्का आने वाला है, ऐसा मतलब प्रीवियस ईयर को देख के लगता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, हाई चांसेस हैं, हो सकता है क्लोज टेस्ट की जगह पैसेज आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि पैसेज आना फिक्स है, या ऐसा नहीं है कि क्लोज टेस्ट आना फिक्स है, या ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी एक का आना फिक्स है। कुछ भी हो सकता है, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन। और PQRS आपके आएंगे, ये पक्की बात है, आपके बहुत सारी चीज़ें आएंगी, होमोनिम्स, होमोफोन्स, एरर, इम्प्रूवमेंट। और भाई ये सब चीज़ें अगर पेपर में आएंगी तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा जहाँ पे स्टेनो के एरर कराए मैंने, स्टेनो के इम्प्रूवमेंट कराए। आगे तो एसएससी नहीं कराने दे रहा है, लेकिन जो पहले करा लिए एटलीस्ट उनको देख लेना, वो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। रवि वॉज अ यंग बॉय। अब देखो, मैं बहुत ज़्यादा मीनिंग्स पे कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है, क्या इसमें स्ट्रक्चर, उन पर नहीं जाऊँगा। आंसर कैसे कर पाएंगे वो मेरा प्राइमरी गोल होगा। अगर आपको याद नहीं है चीजें फिर भी आंसर कैसे कर पाएंगे वो प्राइमरी गोल होगा। रवि वॉज अ यंग बॉय लिविंग इन अ स्मॉल विलेज सराउंडेड बाई फील्ड्स एंड नैरो डस्टी रोड्स। कहा गया है कि रवि एक यंग बॉय था, एक गांव में रहता था जो कि फील्ड्स और नैरो डस्टी रोड से सराउंडेड था। एवरी मॉर्निंग ही सैट डैश फॉर स्कूल। अब देखो, सैट डैश फॉर स्कूल, जैसे ही हम इसको देखते हैं, यहां से सबसे पहली बात ये मेरे भाई कि आगे फॉर लगा रखा है, तो डबल फॉर तो नहीं करेंगे, ये ऑप्शन तो हट जाएगा। सेटअप फॉर, सेटअप करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब सेट करना, सेटअप कर रहे हैं हम, कोई चीज़ बना रहे हैं, लगा रहे हैं, स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, तो वो सब तो है नहीं कि भैया स्कूल के लिए सेटअप करता था, तो ये वाला तो नहीं बनेगा। अच्छा, सेट फ्रॉम, ऐसा तो है नहीं कि स्कूल में से निकलता था, तो सेट फ्रॉम भी नहीं होगा। जनरली अगर हमें कहीं जाना है, मान लीजिए आज हम घर पे हैं, हमें कहीं जाना है, तो हम बाहर जाते हैं, और बाहर की सेंस में आता है आउट, इसीलिए सेट आउट फॉर आपका करेक्ट फ्रेजल वर्ब होता है। और सेट आउट फॉर का जो मीनिंग होता है ना, दैट इज कोई जर्नी स्टार्ट करना। आपने फ्रेजल वर्ब की मेरी अगर वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो देख लेना प्लीज, क्योंकि उसमें बहुत क्वालिटी से मैंने इसी तरीके से सारे क्वेश्चन समझाए हैं कि अगर आपको नहीं भी पता था कि एग्जैक्ट यहाँ पे कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा, तो गिवन ऑप्शन से हम किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। आउट यानी कि बाहर का सेंस देता है, और यहाँ पे बाहर निकलने का ही तो सेंस है, बाहर निकलने का सेंस है तो आउट आ जाएगा। फ्रॉम सोर्स, सोर्स का सेंस देता है, आगे सोर्स मेंशन किया है, नहीं किया है, नहीं किया है इसका मतलब है फ्रॉम नहीं आएगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, किसी चीज को सेट करने का सेंस देता है कि यहाँ पे कुछ सेटअप लगा रहे हैं हम, नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब है नहीं आएगा। आगे देखेंगे, कैरिंग हिज बैग एंड अ बॉटल ऑफ वाटर डिटरमिन टू लर्न समथिंग न्यू ईच डे।
मतलब वो निकलता था स्कूल से मतलब स्कूल के लिए हर दिन, और अपना बैग होता था, बॉटल होती थी, और वो डिटरमिन्ड होता था कि कुछ नया हर दिन मुझे सीखना है। दो हिज फैमिली स्ट्रगल टू मेक एंड्स, ये मेक एंड्स मीट ये आपका इडियम होता है, इसके लिए आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। देखो एक बार, मेक एंड्स मीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही नेवर अलाउड डिफिकल्टीज टू वीकन हिज स्पिरिट, उसकी जो फैमिली थी वो स्ट्रगल करती थी गुजारा करने के लिए भी, लेकिन उसने अपनी स्पिरिट को वीक नहीं होने दिया। ही बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट एजुकेशन वॉज द की टू ट्रांसफॉर्मिंग नॉट ओनली हिज ओन लाइफ बट ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली। उसने स्ट्रांगली इस बात में विश्वास था उसका कि जो एजुकेशन है यही आपकी की है कि वो ट्रांसफॉर्म कर पाए न सिर्फ अपनी लाइफ को बल्कि में द फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली। वन मॉनसून मॉर्निंग एज रवि डैश अलॉन्ग द मडी पाथ, अब देखो रवि डैश अलॉन्ग, अब आप क्या कहोगे, रवि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब आएगी, वॉक्स नहीं लगा सकते बिकॉज द पैसेज इन पास्ट, वन मॉनसून मॉर्निंग पास्ट है, स्ट्रगल्ड पास्ट है, ठीक है, वॉज पास्ट है, तो वॉक्स नहीं आ सकता है। वॉकिंग डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म कभी नहीं लगाते हम, वॉक आपका V1 नहीं आएगा, तो वॉकड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो एज रवि वॉकड अलोंग द मडी पाथ टू स्कूल ही हर्ड फेंट क्राइज कमिंग फ्रॉम द रोड साइड, उसने कुछ आवाजें सुनी, ही जेंटली पिक्ड इट अप, वाइप्ड ऑफ द रोड साइड, टू हिज सरप्राइज, और उसके सरप्राइज मतलब वो सरप्राइज्ड था किस चीज को लेके, ही डिस्कवर्ड अ स्मॉल बर्ड लाइंग इंजर्ड, उसने देखा कि एक छोटी सी जो पक्षी है वो इंजर्ड है, ट्रेम्बलिंग एंड अनेबल टू फ्लाई, और उड़ नहीं पा रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, कांप रहा है, ठीक है। विदाउट हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के ही जेंटली पिक्ड इट अप, उसने उसको उठाया, वाइप्ड ऑफ द डर्ट, डर्ट जो थी धूल को हटाया, प्लेस्ड इट सेफली डैश द शेल्टर ऑफ अ लार्ज बनियन ट्री, अब बनियन ट्री के शेल्टर में रखा, शेल्टर में रखा तो क्या शेल्टर के ऊपर रखोगे, ऐसा तो है नहीं, शेल्टर का मतलब है उसकी छांव में रख दिया, छांव के थ्रू रखोगे, बिल्कुल भी नहीं, थ्रू तो बेसिकली मूवमेंट को दिखाता है, क्या उसके अंडर रखोगे, बिल्कुल सही बात है, अंडर द शेल्टर, ठीक है। अक्रॉस, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मूवमेंट ऑन पाथ को दिखाता है। आगे देखेंगे, दो दिस एक्ट डिलेड हिज अराइवल टू स्कूल, बेशक इस एक्ट की वजह से उसका अराइवल जो था स्कूल के लिए वो डिले हो गया, रवि फेल्ट एट पीस, उसको शांति मिली, नोइंग ही डैश द राइट थिंग, अब देखो पास्ट की बात है तो हैज डन नहीं आएगा, हैव डन नहीं आएगा, वॉज डन तो इसका मतलब यह है कि पैसिव स्ट्रक्चर है, ही वॉज डन उसको किया गया था या उसने कुछ किया, आगे देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव स्ट्रक्चर आएगा, एक्टिव स्ट्रक्चर आएगा तो ही हैड डन द राइट थिंग। सिंपल पैसेज है, सिंपल पैसेज, इजी लेवल है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, द पुलिस हैव इन्फॉर्म्ड अस, द पुलिस सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, इन्फॉर्म्ड आपका मेन वर्ब है, अस उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दैट आपका कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब आ जाएगी, ठीक है। मेन क्लॉज आपकी प्रेजेंट में और ये वॉज आपका पास्ट में चल जाएगा, बिल्कुल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस ने हमें इन्फॉर्म कर चुकी है कि वह उनमें से था, ठीक है, कोई बात नहीं। ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक था, हु, अब जैसे ही देखा ना आपने, आगे रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, अरेस्टेड वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट है दे, बेटा अगर अरेस्टेड वर्ब के लिए दे सब्जेक्ट हमारे पास में है, अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, अरेस्ट के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, दे अरेस्टेड हुम, वही रिलेटिव प्रोनाउन है, दे अरेस्टेड वन ऑफ दोज, मतलब जिन लोगों को अरेस्ट किया था उनमें से वह था, तो इसका मतलब है कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला चाहिए ना कि सब्जेक्ट वाला। एक दूसरा तरीका ये होता है कि सिंपल हैव इन्फॉर्म्ड के लिए सब्जेक्ट आ गया द पुलिस, वॉच के लिए सब्जेक्ट आ गया ही, अरेस्टेड के लिए सब्जेक्ट आ गया दे, सो वी डू नॉट नीड एनी मोर सब्जेक्ट, है ना, हमें और सब्जेक्ट नहीं चाहिए, अगर सब्जेक्ट और नहीं चाहिए तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा होम, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बच्चों को ये लग सकता है सर लास्ट नाइट आ रखा है तो इसके साथ तो हैव कैसे आ गया, बेटा देखो ये जो लास्ट नाइट है ना वो बेसिकली इसके लिए, अरेस्टेड लास्ट नाइट, अरेस्टेड वर्ब किसमें, पास्ट में, तो ये इसके लिए। इन्फॉर्म कब किया है भाई, पुलिस ने अरेस्ट लास्ट नाइट किया लेकिन इन्फॉर्म तो प्रेजेंट में किया है, सो दैट्स करेक्ट, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन होगा, डॉक्टर आर नोन फॉर देयर डैश हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग कैसी होती है, देखो इन एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है जो किसी चीज को करने के लायक होता है, कॉम्पिटेंट होता है, तो ये तो इन एलिजिबल का मतलब है इनकॉम्पिटेंट, जो किसी चीज के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, करेक्ट तो किया जा सकता है बट उनको पढ़ा नहीं जाता है। एलिजिबल जो किसी को करने लायक हो, और एक होता है इलेजिबल, लेजिबल का मतलब है जिसको पढ़ सकते हैं, तो एलिजिबल का मतलब हो जाएगा जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, साइन ऑन दिस पेपर, ही मे साइन ऑन दिस पेपर, साइन आपकी ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, ठीक है, सो यू कैन साइन अ पेपर और यू कैन पुट योर सिग्नेचर ऑन अ पेपर, सिग्नेचर के साथ में ऑन आता है बट साइन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, तो इसको हटा दीजिए, ऑन हट गया। यहाँ पे देखेंगे एट आ रखा है, गलत है, यहाँ पे देखेंगे एट आ रखा है, गलत है, यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, साइन, ये जब वर्ब चैप्टर पढ़ाता हूँ मैं तो वहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ाया, 45 दिन 45 मैराथन में मैंने इस पॉइंट को पढ़ाया है,
इसके अलावा अगर आप पेड बैच में देखा है कभी आपने मेरे को, तो मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया है। इसके अलावा वर्ब के जो टॉप क्वेश्चंस हैं, जो टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने इसी चैनल पर डाल रखे हैं, वहाँ पे भी पढ़ाया है। ठीक है भाई, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। अभी थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज आई डू नॉट वांट, मतलब कि कोई भी टाइम आपका वेस्ट हो। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। जैसे आपने देखा आई विश आपका दिखाता है क्या, अनरियलिटी, अनरियलिटी को दिखाता है। अनरियलिटी के लिए हम दो काम करते हैं, या तो V2 का यूज करते हैं, अगर अनरियलिटी किसकी है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट की अनरियलिटी को दिखाने के लिए इधर V2 और वर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट की अनरियलिटी को दिखाने के लिए हेड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। एक बार सेंटेंस देख लेंगे, आई वॉज इन्वाइटेड टू द सेलिब्रेशन लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट वीक। इसका मतलब पास्ट की बात है, पास्ट की बात है यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैज है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे वॉज है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। तो डिड द गर्ल्स टर्न डाउन द बास्केटबॉल प्रैक्टिस। देखो, टर्न डाउन करने का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि रिजेक्ट किया है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक है टर्नओवर। टर्नओवर एक तो किसी चीज़ का ट्रांसफर से रिलेटेड होता है, तो ये भी ट्रांसफर का सेंस नहीं है। टर्न इन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टर्न इन का मतलब होता है बेसिकली किसी को जेल वगैरह में, टर्न समबडी इन, किसी को ले जाके पुलिस में दे देना। या टर्न इन का मतलब होता है टू सबमिट समथिंग, किसी चीज़ को सबमिट करना, तो ये भी नहीं बनेगा। टर्न आउट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, टर्न आउट का मतलब होता है टू अराइव, कहीं पर पहुंचना, या टू बी प्रेजेंट, कहीं पे उपस्थित होना। यही सेंस है कि क्या गर्ल्स प्रैक्टिस के लिए पहुंची, तो टर्न आउट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्न अप का भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। वैसे टर्न अप का भी मतलब समटाइम्स वही होता है टू अराइव एट अ प्लेस या टू बी प्रेजेंट। तो टर्न अप और टर्न आउट बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे टर्न आउट ऑप्शन है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ समथिंग। ठीक है, सो अवेल के साथ में जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है दैट इज ऑफ। ये बहुत बार पढ़ा है, प्रोनाउन चैप्टर अगर आपने मेरे से यूट्यूब, पेड बैच कहीं पे भी पढ़ा है तो आपने जरूर देखा होगा, तो ऑफ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा है, किसी और से पढ़ा है, तो भी आई एम डैम श्योर कि वहां पे भी आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। द वाइट एंड द ब्लैक। देखो, जब भी हम देखते हैं कि दो एडजेक्टिव्स को अगर हमने एंड से जोड़ रखा है और उन दोनों के साथ में डिफरेंट आर्टिकल्स लगा रखे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। अगर हमने दो एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ रखा है और एक ही जगह पर आर्टिकल है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग। ठीक है, तो अगर दो जगह पर आर्टिकल है, आप देखेंगे ब्लैक के पहले भी द है और व्हाइट के पहले भी द है, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स की बात है। तो काउ नहीं काउज होगा, इज नहीं आर होगा। नाउ एक चीज जो आपके मन में आ सकती है, सो द व्हाइट एंड द ब्लैक काउज आर ग्रेजिंग, और कहां पे ग्रेज कर रहे हैं, इन द फील्ड पीसफुली। आप कहोगे सब सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन वन थिंग दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू, वो ये है कि आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है कि क्या सर ये नहीं कर सकते कि लेट्स रिमूव दिस आर्टिकल द। मैं कहूँगा दैट इज पॉसिबल। तो ऐसे में द व्हाइट एंड ब्लैक का, जनरली जब व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो हम ब्लैक एंड व्हाइट लिखते हैं, ना कि व्हाइट एंड ब्लैक, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगेगा। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट काउज, दो अलग अलग गाय की हम बात कर रहे हैं और दो अलग अलग गाय की बात कर रहे हैं। सो द ब्लैक मतलब द व्हाइट एंड द ब्लैक काउज, और यहाँ पे ध्यान देंगे काउज लिखा जाएगा, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में काउ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो एक दो जगह पे मैंने देखा है कुछ लोगों को वो कह देते हैं कि नाउन सिंगुलर चल जाएगा ना, नाउन मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, तो नाउन मस्ट बी प्लूरल, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और जो ध्यान देने की थी वो है कि इन द फील्ड मीन्स एडवर्ब प्लेस और पीसफुली मीन्स एडवर्ब मैनर। जनरली हमें एमपीटी का प्रयोग करना चाहिए, मैनर प्लेस टाइम, तो पहले मैनर आना चाहिए। तो द क्वेश्चन शुड हैव बीन द वाइट एंड द ब्लैक काउज आर ग्रेजिंग पीसफुली इन द फील्ड। ठीक है, सो पीसफुली शुड हैव बीन यूज्ड बिफोर इन द फील्ड, है ना, तो उससे पहले यूज किया जाना चाहिए था। पर ठीक है, ये एमपीटी वगैरह जो पोजीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर वीक एरर्स। अगर ये वीक है दैट मीन्स ये तो एकदम हाउलर है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अरेंज द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। मीनिंगफुल पैराग्राफ, इट हेल्प्स, पता नहीं किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो इससे शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, इवन अ शॉर्ट वॉक इन द पार्क कैन मेक अ बिग डिफरेंस। इवन अ शॉर्ट वॉक यानी कि इससे पहले कुछ ना कुछ तो कहा गया होगा, दैट मीन्स इससे भी हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इम्फेसाइज कर रहे हैं कि शॉर्ट वॉक भी ये कर सकता है। इसका मतलब है इससे पहले एक जनरल बात करी होगी। जनरल सेंटेंसेज आर यूज्ड इन द इनिशियल पार्ट, है ना, इनिशियल पार्ट में उनको यूज किया जाता है। आगे, रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। लुक्स लाइक कि इसी से शुरू होना चाहिए। ठीक है, पीपल ऑफन अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ सिंपल फिजिकल एक्टिविटी। ये भी जनरली ना शुरुआत में तो नहीं, ये अगर सी और डी में देखूँ ना, वैसे दोनों शुरुआत में आ सकते थे, लेकिन सी इज बेटर टू स्टार्ट विथ। ठीक है,
सी आपका बेटर है, जहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो रेगुलर एक्सरसाइज असेंशियल होती है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। लोग अक्सर करके अंडरस्टिमेट कर देते हैं द पावर ऑफ सिंपल फिजिकल एक्टिविटी, तो सी डी आना चाहिए, तो इसमें सी डी है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्यों अंडरस्टिमेट कर देते हैं सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज, तो यहाँ पे इवन अ शॉर्ट वॉक इन द पार्क कैन मेक अ बिग डिफरेंस। और कैसे बिग डिफरेंस करेगा, तो ये वाली चीज़ भी हम देख सकते थे कि पहले बी आना चाहिए और फिर ए। कैसे, यहाँ पे कहा है कि शॉर्ट वॉक जो बड़ा डिफरेंस ला सकता है। हाउ कैसे, क्योंकि ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में स्ट्रेस को और इंप्रूव करता है ओवरऑल वेलबींग को, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बी ए आपका आना चाहिए। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे बी ए था लेकिन ये स्टार्टिंग में दे दिया था, तो शुरू कर ही नहीं सकते थे बी से, तो ठीक है। यहाँ पे देखोगे ए भी था तो गलत हो जाता, ए भी था तो गलत हो जाता, बी ए था तो सही हो जाता, ठीक है। सो 2-3 तरीके हो सकते हैं। PQRS भी अगर आपको दिक्कत देते हैं भाई, PQRS के लिए भी वीडियो अवेलेबल है, आप सर्च कर लेना PQRS बाई प्रशांत सर, और लगभग 3 घंटे या 4 घंटे का वीडियो होगा, उसको देखना। आपको उसमें हर टाइप कवर मिल जाएगा, जो फर्स्ट सेकंड सिक्स मतलब फर्स्ट सेंटेंस और 6 सेंटेंस बीच में 4, वो वाले भी मिल जाएंगे। और खास करके ना एक वीडियो मैंने डाली थी CPO मेंस के जो बड़े बड़े PQRS आते हैं, इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बाहर ना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस आप इजीली कैसे कर सकते हो, उसमें अच्छे से सिखाया हुआ है, ठीक है। समबडी बिल्ट दिस मॉन्यूमेंट इन 2001, तो इसका बेसिकली क्या पूछा है, पैसिव वॉइस पूछा है, तो बिल्ट है यानी कि ये तो V2 है, V2 है यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हैड भी ना, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो ईयर गायब है और बाई समबडी लिख रखा है, सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे बिल्टेड लिख दिया है, बिल्ट की जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, तो गलत हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप कहोगे बाई समबडी का है, समबडी एक जनरल टर्म है, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई जनरल टर्म हो, लाइक समबडी आ जाए या पीपल आ जाए या कोई ऐसा वर्ड आ जाए जैसे अरेस्ट किया गया और पुलिस ने अरेस्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात, अरेस्ट कौन करता है, पुलिस, तो बाई द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाज किया गया डॉक्टर के द्वारा, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मान लीजिए ऑपरेशन हुआ, ही वॉज ऑपरेटेड ऑन, तो बाई द डॉक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेट कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, ठीक है। तो ये आपके जो या तो प्रोफेशन से संबंधित होते हैं, जो जनरल टर्म्स होती हैं, उनमें बाई प्लस डूअर को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, हर फादर आस्क्ड डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर मदर। हर फादर आस्क्ड, अब देखो वैसे यहाँ पर सेड टू मतलब सैड ऐसे लिखते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। डू यू सपोज, क्या आपको लगता है, अब देखो डू से शुरू हुआ है यानी कि इफ या वेदर आएगा, तो इफ है, वेदर है, वेदर है, वेदर है, सारे चल सकते हैं, ठीक है। यू को बेसिकली किस में बदल देंगे, यू तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, सी है, सी है, सी है, सारे में ही सेम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डू यू सपोज यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, पास्ट के इंडेफिनिट में, तो वॉज सपोज्ड गलत हो जाएगा क्योंकि V2 आना चाहिए, ठीक है। सी न्यू डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, सपोज्ड भी आपका आना चाहिए, वेदर सी सपोज्ड, वेदर सी सपोज्ड दोनों आ सकते हैं। दैट आ गया, दैट आ गया। शी वुड नो, अब देखो यहाँ पे क्या है, यू नो यानी कि V1 है, V1 को किस में बदल देंगे, V2 में, यहाँ पे वुड नहीं आना चाहिए, सीधे V2 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करते चलना चाहिए ऑप्शन को। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, देखो लेजिबल जिसको पढ़ सकते हैं, नोशनल कोई भी चीज़ जो काल्पनिक है एक तरीके से, ठीक है। पेस्टर बेसिकली वो पादरी होते हैं ना, उनको बोलते हैं। एक होता है मेडल, MEDDLE, ठीक है, मिडल नहीं होता ये, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये स्पेलिंग में एरर है, ठीक है। आगे देखेंगे नॉक्सियस फ्यूम्स, नॉक्सियस का मतलब समझते हैं, नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदायक, ठीक है। इंडिसेंट अश्लील हो गया, सिएस्टा आराम का टाइम होता है, ल्यूड भी अश्लील होता है, ठीक है, तो ल्यूड भी अश्लील होता है। परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदायक, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस आपको तब पढ़ना है जब आपको ना मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको मीनिंग की जरूरत पड़ती है। इंथ्रेल का एंटोनिम पूछा है मेरे भाई, इंथ्रेल करने का मतलब है किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, मंत्रमुग्ध करना, ठीक है। तो स्लो नहीं बन सकता है, ठीक है। रिनाउंड जो आपने सुना है ना प्रसिद्ध वाला, वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रेजर, तो ट्रेजर जो तिजोरी एक तरीके से होती है, एक तरीके से जो तिजोरी के अंदर खजाना है ना वो, ठीक है। तो वियरी आपका एडजेक्टिव नाउन मतलब एडजेक्टिव वर्ब दोनों तरीके से हो जाता है। वियरी मतलब थका हुआ और वियरी मतलब थकाना, एक तरफ आकर्षित कर रहे हो, अपनी ओर खींच रहे हो, वियरी मतलब थका रहे हो, पका रहे हो, उबाऊ टाइप के हो, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वॉज नॉट अ ट्रेस ऑफ डैश इन हिज वॉइस, उसकी वॉइस में क्या किस चीज़ का ट्रेस नहीं था। अटेन्यूएट तो वर्ब है, यहाँ पे ऑफ के बाद में हमें क्या चाहिए, वी नीड अ नाउन, अटेन्यूएट तो वर्ब है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रूस भी नहीं कह सकते हैं, डैंक भी, सिनिसिज्म आप कह सकते हो ना सीधे सीधे भाई, मतलब कोई भी संदेह नहीं था, सिनिक होता है ना जो संदेह करता है, ठीक है। तो आप इजीली कह सकते हो कि कोई भी संदेह उसकी वॉइस में नहीं था, सो दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी स्प्रूस का मतलब क्या होता है, स्प्रूस एक मतलब एवरग्रीन ट्री होता है एक तरीके से, ठीक है।
तो और डैंक क्या होता है, डैंक का मतलब होता है मतलब गीला कह सकते हैं, डैम्प या कोल्ड के सेंस में भी आ जाता है इसको, ठीक है। बाकी सिनिसिज्म आपका आंसर हो जाएगा, सिनिसिज्म संदेह। तो ये तो कहना चाहते हैं नॉट अ ट्रेस ऑफ सिनिसिज्म, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा, बाकी कोई और नहीं बनेगा। द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल, ठीक है, कॉमन। तो क्लीन एंड टाइडी नहीं होगा, ऑर्डिनरी मैन, ठीक है। फेवरेट नहीं, फेवरेट तो वो होता है ना जो आंख का तारा, ब्लू आइड, ठीक है। आगे देखेंगे, रेलिस, रेलिस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रेलिस का मतलब होता है एंजॉय, एंजॉयमेंट, ठीक है, एंजॉय करना। रिव्यूक डांटना होता है, ऑन द वेन आपने सुना होगा, ऑन द वेन, ऑन द डिक्लाइन, तो ये भी नहीं बनेगा। सर्च खोजना, गस्टो का मतलब होता है एंजॉयमेंट, सो दैट्स द करेक्ट आंसर, सिनोनिम पूछा होगा, ठीक है। आगे इसमें भी हाँ मतलब यही था। अगला, अगला आपका एप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम पूछा किसका, एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब समझते हैं ना, इकट्ठा, टोटल, सम, है ना। तो क्लस्टर तो इकट्ठा ही, तो सिनोनिम की कैटेगरी में जाएगा। एलिवेट करना, ऊपर उठाना, ये भी नहीं बनेगा। ऑब्लिटरेट, वाइप आउट, कैंसिल कर देना, हटा देना, नहीं। डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअली, अलग अलग, तो डिस्क्रीट आपका करेक्ट एंटोनिम बनेगा। एग्रीगेट, टोटल, डिस्क्रीट, इंडिविजुअली उनका, है ना, अलग अलग। आगे देखेंगे, अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। देखो इन्फर्मरी वो प्लेस होता है जहाँ पर लोगों की केयर की जाती है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। मेडले होता है बहुत सारे लोगों का, मिक्सचर ऑफ समथिंग, है ना, तो मिक्सचर नहीं बनेगा। एस्कॉर्ट जो किसी के साथ छोड़ने जाता है ना, कहते हैं एस्कॉर्ट करने के लिए गया है वो, ये नहीं बनेगा। ट्रूप, ट्रूप बेसिकली क्या है, सोल्जर्स वगैरह का जो ग्रुप होता है उसको ट्रूप बोल देते हैं, तो इन्फर्मरी इज द करेक्ट आंसर, वन वर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाइप द फ्लोर विथ समवन। यार इसका मतलब होता है किसी को बुरी तरीके से हरा देना, ठीक है, एकदम फर्श पर बिछा दिया किसी को एक तरीके से, तो सरेंडर्ड नहीं होगा। टू डिफीट समवन बिल्कुल सही है, अनॉय समबडी नहीं, टू डिसीव समवन नहीं, तो टू डिफीट सिंपल है। एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और लॉस, इसको क्या बोलेंगे, तो देखो एग्जेम्पशन मिलता है ना, इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटीज आपने शायद कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ी होंगी, ठीक है, अलग अलग तरीके की इम्प्यूनिटी मिली होती है, एग्जेम्पशन मिला होता है। जैसे हम कह देते हैं जो हमारे यहाँ से जितने भी, जैसे मान लीजिए जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं जो डिप्लोमेट बन के जाते हैं विदेश में, तो उनको इम्प्यूनिटी मिली होती है, ठीक है। सो इम्प्यूनिटी आपकी लीगल टर्म है, मैंने तो ट्रेनिंग के दौरान भी पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ी है, तो इम्प्यूनिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थेफ्ट तो चोरी होता है, टेपिड का मतलब होता है ल्यूक वॉर्म, जो तो हल्का हल्का गर्म होता है, ठीक है। फ्लिंग का मतलब होता है किसी को ऐसे ही फेंक देना, ठीक है, थ्रो कर देना, ये भी नहीं बनेगा। अब एक बार ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन का ना, ये 25 क्वेश्चन हमने करे, इनमें से कितने मुश्किल थे और कितने आसान थे, थोड़ा सा लेवल पर डिस्कशन कर लेते हैं, किन क्वेश्चन को आपको छोड़ना चाहिए था, किन को नहीं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे भाई आप में से कोई बच्चा नया है और इस साल के एग्जाम के लिए नहीं अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच, 699 रुपये में आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच मिलता है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, कुछ भी, तो भाई प्रैक्टिस बुक मेंस के लिए खास करके जरूर मंगा लेना। अभ्यास है, इसमें PYQs है चैप्टर वाइज, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के CDS तक का कंटेंट इसमें हमने कवर करा है, यानी कि हर चैप्टर में CDS के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और रिवीजन के लिए आप मंगा सकते हो हमारी ये दोनों छोटी छोटी किताबें। ये फॉर्मूला बुक है, चंद घंटों में कंप्लीट इंग्लिश रिवाइज कर पाओगे, और ये वोकैब रिवीजन बुक है, चंद घंटों में पूरी वोकैबलरी आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैं किस कैटेगरी में रखूंगा, मैं तो मॉडरेट इसको कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आसान था, थेफ्ट इजीली एलिमिनेट हो जाता। टैपिड भी बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है, मतलब उतना कॉमन नहीं है, लेकिन यस टैपिड, ल्यूकवार्म इजीली याद आ सकता है आपको। हाँ, फ्लिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इम्प्यूनिटी भी थोड़ा सा अनकॉमन है, खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मॉडरेट मान के चलूंगा। ये वाला तो सिंपल है, ये तो बहुत बार पूछा गया है, सो ईजी, ठीक है। इन्फर्मरी वाला बहुत ईजी, मतलब ये तो वोकैब संजीवनी में कम से कम 3 जगह शब्द मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा ये वाला एग्रीगेट, एग्रीगेट वाले को थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, कुछ लोगों को लग सकता है जल्दबाजी में कि सिनोनिम लगा दें एंटोनिम की जगह पर, क्लस्टर को मार्क कर दें, तो इसको मैं मॉडरेट की कैटेगरी में मान सकता हूँ। तो 2 क्वेश्चन मॉडरेट मुझे दिखे अब तक। इसके अलावा रेलिस करना, रेलिस में देखो गस्टो हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन रिव्यू बहुत सिंपल है। ऑन द वेन कितनी बार आपने पढ़ा होगा, वेन तो हर जगह आपको वर्ड मिल जाएगा, और सर्च भी सिंपल है, यानी कि अगेन इजी की तरफ जा रहा है। इवन आपको रेलिश नहीं पता हो तो भी आप इसको, मतलब एटलीस्ट गस्टो नहीं पता हो तो मार ही सकते हैं। सो इजी टू मॉडरेट आप कह सकते थे इस क्वेश्चन को भी। अगेन द मैन इन द स्ट्रीट बहुत कॉमन है, अगर आपको ना भी पता होता द मैन इन द स्ट्रीट को क्या समझेंगे, जो गली में लोग घूमते क्या है, ऑर्डिनरी पीपल, तो बस सिंपल है यार, ठीक है। तो अगेन इजी टू मॉडरेट कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। दिस वन,
इसको मैं मान सकता हूं कि ये थोड़ा सा आप हार्ड कह सकते हो इसको, है ना। क्यों कह सकते हो इसको हार्ड? क्योंकि देखो अटेन्यूएट तो वर्ब है, चलो इसको एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन ये तीनों वर्ड्स थोड़े से आपको हो सकता है परेशान करें। सिनिसिज्म अगर आपको पता भी है तो हो सकता है अगर ये दोनों नहीं पता है तो आपको डाउट आ जाए कि इन दोनों में से क्या आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को मानता हूँ कि ये टफ है, अगर आपको नहीं पता था तो आप यू कैन स्किप दिस, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस को एटलीस्ट स्किप कर सकते हो जहाँ पे आप ज़्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। आपको अगर तुक्का भी लगाना है तो एटलीस्ट 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए हो, उसके बाद में आप तुक्का लगाना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंथ्रेल वाले क्वेश्चन की, तो ये भी इजी ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो स्लो, रिनाउन, ट्रेजर, ये सिंपल वर्ड थे। तो वियरी वाला भी सिंपल ही था, तो सिंपल थे। इसके अलावा नॉक्सियस वाला, नॉक्सियस, हार्मफुल, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बड़ा कॉमन वर्ड है नॉक्सियस, है ना। और परनीशियस भी बड़ा कॉमन है, तो दोनों वर्ड्स पढ़े होंगे। इनमें जो सिएस्टा और ल्यूड, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि न्यू वर्ड्स है, बाकी ज़्यादा इसमें था नहीं, लेकिन एटलीस्ट इसमें ये तो कर ही सकते थे कि नॉक्सियस और परनीशियस को देखते ही मार्क कर देते हैं ना। आगे देखेंगे इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला, ये भी सिंपल कह सकते थे, हालांकि इसमें जो डाउट आ सकता था वो ये वाले पेस्टर को लेके आ सकता था। एक पेस्टर होता है ना, PESTER, जिसका मतलब होता है कि मतलब टू इरिटेट समवन, तो आपको लग सकता था कि ये वो वाला पेस्टर है, लेकिन ये है पादरी वाला पेस्टर, ठीक है। बाकी नोशनल को भी लेके कुछ बच्चों को डाउट आ सकता था, यहाँ पे नोशनल को वो नेशनल का इनकरेक्ट स्पेलिंग समझ लेते, तो यहाँ पे भी डाउट आ सकता था, ठीक है। एलिजिबल में हो सकता है एलिजिबल वाले को लेके डाउट आ जाता, लेकिन ये मुश्किल नहीं था, ये ईजी था। और ये भी क्योंकि वर्ड को देखते लग रहा है कि इनकरेक्ट है, मेडल होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर संदेह में 2 ऑप्शन है तो मैं कहूँगा मार्क कर दीजिए, अगर 2 से ज़्यादा में डाउट है तो यू कैन स्किप, ठीक है, स्किप कर सकते हैं आप। बाकी नोशन क्या होता है ना, नोशन किसी चीज़ को, नोशनल का मतलब होता है काल्पनिक एक तरीके से, ठीक है। नोशन का मतलब है किसी चीज़ की एक तरीके से कल्पना, ठीक है, किसी चीज़ का इशारा एक तरीके से, बस देखो। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो डू यू सपोज यू नो बेटर देन, ईजी क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन, ठीक है। बस यहाँ पे जो डाउट आपको आ सकता था वो ये कि इस सपोज्ड का कुछ करना है कि नहीं करना है, तो मैं कहूँगा जो एग्जैक्ट दे रखा है ना उसका सबका करना है, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। समबडी बिल्ट, ये भी अगेन ईजी था, तो ईजी, ठीक है। PQRS मैं तो ईजी कहूँगा यार, क्योंकि सी को देखते लग रहा है कि पहला सेंटेंस होगा और एक ही ऐसा ऑप्शन है जो ए से मतलब सी से शुरू हो रहा है। उसके अलावा बी और ए दोनों, अगर आपने PQRS मेरे से पढ़ा है तो इस बात को आप जरूर रिलेट कर पाओगे कि पहले एक बड़ा एक वो चीज़ लिखी हमने, लिखा कि शॉर्ट वॉक जो है वो बड़ा डिफरेंस ला सकती है। कैसे लाएगी? क्योंकि स्ट्रेस कम करेगी और ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाएगी। तो ये हम पेयर बना सकते थे, और ऐसा 2 ही जगह पेयर था जिनमें से एक से शुरू कर नहीं पा रहे थे, बी से, तो ये एक आंसर हो जाता। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि PQRS को मॉडरेट मान लेते हैं, PQRS को ईजी मानना उतना सही नहीं है, क्योंकि आज हम कर पाते हैं तो हमें लगता है आसान है, जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। ये वाला क्वेश्चन इट वाज मॉडरेट, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कि यहाँ पे एरर मार्क कर दें यहाँ की जगह पे, ठीक है, तो मॉडरेट कह सकते हैं इसको भी। इसके अलावा ये वाला अवेल वाला, मतलब ईजी से भी ईजी, ठीक है, क्योंकि ये तो क्लास के अंदर ही बहुत बार आता है। इसके अलावा डिड द गर्ल्स, ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब्स आर नेवर ईजी, तो मॉडरेट मान लेता हूँ मैं इसको भी। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से आप फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग निकालते हो। फ्रेजल वर्ब की वीडियो देख लेना। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इट वाज इजी। आई विश के बारे में भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं मान के चलूँगा कि आपकी तैयारी पेपर लायक है नहीं। ही में साइन, साइन वाला भी ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास के अंदर अगर सीधे क्लास नोट्स में ही डिस्कस हुआ है और नोट्स की चीज़ भी अगर आपको मॉडरेट या डिफिकल्ट लगती है सो दैट्स योर फॉल्ट, है ना। आगे डॉक्टर्स आर नॉन फॉर, ये भी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बाकी 3 वर्ड्स जो थे ना वो बहुत आसान थे, तो इसीलिए दिस वॉज ईजी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो था, ए भी ईजी था, क्योंकि ये हु हुम वाले सीधे सीधे क्लास नोट्स के क्वेश्चंस हैं। अगर क्लास नोट्स के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं सो इट इज़ योर फॉल्ट, है ना। तो इसके अलावा क्लोजेस्ट वाज इजी। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि एक आधे बच्चे को डाउट आ जाए, उसके अलावा मीट में किसी को डाउट नहीं आएगा, वॉक्ड में नहीं आएगा, ठीक है। अंडर वाले में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और हेड डन वाले में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये और ये तो टेंस से आपने कर लिया, ठीक है। ये आपका ईडियम था सीधे सीधे, ये सिंपल ही था। इसके अलावा ये वाला प्रपोजिशन था जो कि बहुत आसान था, यहाँ पर अंडर की जगह इन होता तो फिर भी आपको डाउट आता है ना, या मतलब अक्रॉस की जगह पे इन लगा दिया होता तो डाउट आता। तो बाकी सब इजी ही था, तो मैं मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट आपने 22-23 मिनिमम क्वेश्चंस इसमें सही करे हों। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने इसमें करेक्ट करे। बाकी भाई आपको और ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। प्रशांत सोलंकी इंग्लिश मेरा टेलीग्राम चैनल है,
और इस पे मैं हर एक चीज़ आपको देता हूँ, ई बुक से लेके बहुत सारी और चीज़ें, ठीक है। बाकी हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। किताबें जो आपको चाहिए आप मंगा सकते हैं, सारी की सारी किताबें अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। तो आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी मॉक टेस्ट का डिस्कशन अगर अच्छा लगा हो और एनालिसिस वाला पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।